देखो अपना कल टॉपिक था फंजाई जगत। फंजाई जगत अपन ने थोड़ा बहुत फंजाई के बारे में देखा था, जैसे रोटी क्यों सड़ जाती है, संतरा है वो क्यों सड़ जाता है, ये सारे किस्में देखे थे अपन ने फंजाई में। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल देखे थे, जैसे यीस्ट है वो फंजाई का उदाहरण है। अब इसके अलावा क्या देखा था, लास्ट में अपन ने देखा था लाइकेन। कवक और शैवाल का संबंध क्या कहलाता है आपका, लाइकेन कहलाता है, ये भी अपन देख चुके थे। ठीक है, कवक और शैवाल का संबंध क्या कहलाता है, लाइकेन, ये भी देखा था। अब अगला था फंजाई में जनन। कवक मूल भी देखा था, उच्च कोटि के पादपों और कवक, उच्च कोटि के जो पादप होते हैं उनकी जड़ों, उच्च कोटि के जैसे इसमें आते हैं आपके जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ज्यादातर कवक मूल कहाँ मिलती है आपकी, जिम्नोस्पर्म पादप। जिम्नोस्पर्म जैसे साइकस, पाइनस, दो नाम लिख रही हूँ, साइकस, पाइनस, ये दोनों ही नाम नए नहीं है। साइकस और पाइनस। देखो साइकस साबूदाना सबने खाया होगा, व्रत, अरे भाई आपकी आवाज वापस आ रही है। जब व्रत करते हैं तब साबूदाने का उपयोग करते हैं, साकार में वो मिलता है आपके साइकस से। साइकस का जो पादप होता है उसकी तने से, उसकी जड़ से क्या किया जाता है आपके, ये प्राप्त किया जाता है। अगला है पाइनस, जिसको चीड़ का तेल बोलते हैं, वो भी किससे प्राप्त होता है आपके जिम्नोस्पर्म से प्राप्त होता है। वो किससे प्राप्त हो रहा है आपके, जिम्नोस्पर्म से प्राप्त हो रहा है। देखो मैंने बताया है जिम्नोस्पर्म में दो उदाहरण दिए, साइकस और पाइनस। ये अपन यहाँ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो आवर्त बीजी या जिम्नोस्पर्म पादप है उनकी जड़ों के अंदर कवक क्या हो जाता है आपका, जुड़ जाता है। या उच्च कोटि के पादप लिखाया था मैंने कल, उच्च कोटि के पादप, उच्च कोटि के पादप कौन से हैं, यहाँ साइकस और पाइनस। इनकी जड़ों में संबंध बनाते हैं, उस संबंध को क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। ठीक है, वो उच्च कोटि के पादप कौन है, साइकस और पाइनस। साइकस का मतलब जिससे साबूदाना प्राप्त होता है, पाइनस का मतलब जिससे चीड़ का तेल प्राप्त होता है, चिलगोजा भी प्राप्त होता है। जैसे आपके पिस्ता होते हैं ना, वैसा सा एक फल होता है पाइनस से। इसके अलावा जो आपके रंग पेंट करते हैं किवाड़ के, फर्नीचर के, वो तेल मिलता है ना, वो इसी से मिलता है। ये सारे देखे थे। अब देखते हैं फंजाई में जनन। अगला टॉपिक है आपका फंजाई में किस किस विधि से जनन होता है। तो फंजाई में जनन को देखेंगे अपन, जो फंजाई होती है उसमें किस किस विधि से जनन होगा। ठीक है, तो फंजाई में देखो, वैसे देखो जनन तीन प्रकार की होती है, इसको समझ लो एक बार। कायिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कायिक जनन में क्या होते हैं, पौधे के किसी भी भाग से नया, जंतु के एक भाग से क्या हो जाएगा आपके नए जीव का। कायिक जनन और पौधों की बात करें तो जड़, तना और पत्ती, जड़, तना और पत्ती से अगर नया पादप बन जाए तो उसे क्या कहेंगे, कायिक जनन पौधों में। अगर जंतुओं की बात करें तो जंतुओं के किसी भी भाग से टूटने से या फिर किसी भाग से अटैच होने से अगर नया जीव बन जाए तो वो कायिक जनन। अलैंगिक जनन का मतलब या तो इसमें नर होगा या मादा होगा, या कह सकते हैं एक जीव होगा उसी से दूसरा जीव बन जाएगा। ठीक है, लैंगिक में मतलब दो लिंग होंगे, नर और मादा दोनों होंगे, उनमें फ्यूजन होगा, निषेचन की प्रक्रिया होगी और उससे नया जीव बनेगा। तो जो फंजाई होती है उसमें सबसे पहले देखेंगे कायिक जनन। कौन सा जनन देखेंगे अपन, कायिक जनन। तो फंजाई में जो कायिक जनन होता है वो किससे होता है, वो देखो आप, विखंडन के द्वारा। पहला है विखंडन के द्वारा। जैसे आपके ये फंजाई है, ये यहाँ से टूट गई,
और इस पूरे पार्ट ने क्या करा, पूरे फंजाई का जो फिलामेंट था, धागा था, उसका निर्माण कर लिया। तो ये विखंडन विधि हो गई। हो सकता है इसके 3 टुकड़े हो गए, ये 3 टुकड़े 3 नई फंजाई का निर्माण कर ले, तो ये क्या हो गया, विखंडन विधि। दूसरी विधि है कायिक जनन की मुकुलन विधि। मुकुलन का मतलब होता है जैसे जो फंजाई है, जो फंजाई का तंतु है उस पे क्या होगा आपका, जैसे ये फंजाई का तंतु है इस पे एक बड उत्पन्न हो जाएगी। ये मुकुलन विधि इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसमें पाई जाती है, कल ही मैंने बताया था, ईस्ट में। और ये कौन है, बेकरी इंडस्ट्री की बैकबोन। बेकरी इंडस्ट्री, इंडस्ट्री यानी उद्योग, बेकरी उद्योग की रीढ़। अपने रीढ़ की हड्डी नहीं हो तो क्या अपन चल सकते हैं, बैठे रह सकते हैं, नहीं रह सकते। वैसे ही जो बेकरी इंडस्ट्री है, अगर ईस्ट नहीं होगा तो बेकरी इंडस्ट्री नहीं होगी। तो जो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ईस्ट में जनन किस विधि से होता है, मुकुलन विधि से। इसमें ऐसे ये ईस्ट की संरचना है, इसमें एक बड बन जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, मुकुल। एक को बोलेंगे मुकुल और विधि को बोलेंगे मुकुलन। ये दूसरा बन गया, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे ये अलग होते रहेंगे और नए बनाते रहेंगे, कौन है, फंजाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, ये आपको ध्यान रखना है। ये था आपका कायिक जनन। अब अगला देखते हैं अलैंगिक जनन। कायिक जनन एक तो विखंडन विधि से और दूसरा किससे, मुकुलन विधि से। अगला है आपका अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, तो देखो अलैंगिक जनन किससे होता है, कोनिडिया। ये बीजाणुओं का प्रकार है। कोनिडिया क्या है आपके, बीजाणु। बीजाणु का मतलब होता है बीज के जैसी संरचना। आप चने का बीज मत समझ लेना, चने का बीज, मटर का बीज, ऐसे बीज नहीं, ऐसे बीज जिनको अपन आंखों से नहीं देख सकते। तो कोनिडिया बीजाणु के द्वारा, कोनिडिया बीजाणु का एक प्रकार है, कोनिडिया एस का नाम हो रहेगा, वो भी बीजाणु का प्रकार है। दूसरा है चल बीजाणु। चल बीजाणु मतलब ऐसे बीजाणु जो चल सके। अब पैर तो होंगे नहीं इनके, किससे चलेंगे, हवा से उड़ के चले जाएंगे, किसी जीव के चिपक के चले जाएंगे। देखो जो निम्न कोटि के पादप और जंतु होते हैं उनमें जनन गमन अंग स्पष्ट नहीं होते, तो वो कुछ न कुछ सहारा लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों के अंदर जो आपका आग होता है, कैलोट्रोपिस बोलते हैं, उसके वो ऐसे एक बीज सा होता है, छोटा सा ब्लैक सा, उसके ऐसे ऐसे फफूंदरे से व्हाइट कलर के लगे होते हैं और वो उड़ता रहता है, देखा होगा, अपन बचपन में उड़ाते भी थे उसको पकड़ के। तो वो क्या है, पराग कणों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, किस माध्यम से, वायु के थ्रू। पराग कणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, किसके थ्रू, वायु के थ्रू। तो चल बीजाणु में क्या होंगे, कुछ न कुछ गमनांग होंगे, हल्के होंगे, या तो वायु से उड़ के चले जाएंगे, किसी जीव के चिपक के चले जाएंगे, या जल के थ्रू बह के चले जाएंगे। तो अलैंगिक जनन दो विधि से होता है, कोनिडिया और चल बीजाणु से, आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं लैंगिक जनन। अब देखो लैंगिक जनन होगा तो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा, किसमें, हाँ, इसको धानी बीजाणु भी लिख सकते हो आप, इसमें धानी बीजाणु भी। धानी का मतलब ऐसे बीजाणु, जैसे ये बीजाणु है, एक कवर के अंदर पैक रहेंगे, एक थैली के अंदर पैक रहेंगे, एक धानी के अंदर पैक रहेंगे, ठीक है। पर इम्पोर्टेंट क्या है आपके, कोनिडिया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपका, कोनिडिया। अब लैंगिक जनन है तो दो लिंग होंगे, ठीक है। अब देखो जो निम्न कोटि के पादप और जंतु होते हैं उनमें जनन अंग स्पष्ट नहीं होते। ये जो आपके इनमें क्या होंगे, लैंगिक जनन में भी बीजाणु ही भाग लेंगे,
लैंगिक जनन में भी बीजाणु ही भाग लेंगे, उनकी संरचना इनसे थोड़ी परिवर्तित होगी, थोड़ी ज्यादा विकसित प्रकार की होगी। तो ऐसे नहीं है इनमें जैसे फंजाई में ये नर है और ये मादा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आपस में जुड़ रहे लैंगिक जनन है, ऐसा नहीं होगा। इनमें भी विशेष प्रकार के बीजाणु ही बनेंगे, उन बीजाणुओं में कुछ परिवर्तन होगा जिससे क्या होंगे, वो लैंगिक जनन करेंगे। और लैंगिक जनन कब होता है, जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती है। जब परिस्थितियां प्रतिकूल होगी तो लैंगिक जनन होगा। तो इसमें लैंगिक जनन दे रखा ऊस्पोर। ऊस्पोर ये भी एक प्रकार के बीजाणु हैं। ये क्या होंगे आपके, जैसे ये एक थैली है, इसके अंदर बंद होंगे ये। अब क्या होगा, इस थैली के अंदर बंद है तो इनके ऊपर हवा लग रही है तेज, तो भी ये नहीं बिखरेंगे, या फिर ठंड की वजह से, गर्मी की वजह से नष्ट नहीं होंगे। ऊस्पोर भी क्या है, बीजाणुओं का एक प्रकार है, ये ध्यान रखना आपको। अगला है एस्कस बीजाणु। अगला कौन सा आपका, एस्कस बीजाणु। अगला है बेसिडियम बीजाणु। ये बेसिडियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिडियम बीजाणु देखो, फंजाई में या निम्न कोटि के पादपों में जो लैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन होता है उसमें ज्यादा अंतर नहीं होता है। कैसे, इसमें भी बीजाणु बन रहे, इसमें भी बीजाणु बन रहे, पर ये प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है और ये अनुकूल। बेसिडियम बीजाणु की और जो कोनिडिया बना था आपका, अभी जो मुकुलन में देखा था ना अपन ने, ये ऐसे से ही होते हैं बेसिलस बीजाणु। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको अलग अलग ध्यान रखना है कि किस में कौन से आते हैं। ये पूछ सकता है फंजाई में जनन, अलैंगिक जनन किस किस विधि से होता है, तो आपको सिर्फ ये नाम ही लिखने पड़ेंगे। अब स्पेसिफिक क्लास के बारे में पूछे, आगे फंजाई का वर्गीकरण देखेंगे अपन, तब देखेंगे कि कौन कौन सी फंजाई की, जैसे बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, अभी अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये तो था आपका सिंपल प्रकार से या तीनों प्रकार देखे फंजाई में जनन। अब देखो, जो लैंगिक जनन होता है उसको अपन ने फंजाई में लैंगिक जनन ही क्यों कहा, क्योंकि यहाँ कोई परिवर्तित अंग तो है नहीं, मादा और नर अलग अलग है नहीं, तो क्यों कहा कि ये लैंगिक जनन है। देखो, तो लैंगिक जनन होता है उसमें कुछ चरण होंगे। लैंगिक जनन देखो, इसको पहले अपन अपने में देख के लेते हैं। अपने गुणसूत्र होते हैं 46, मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। किसके बराबर, 2n के बराबर। 2n के बराबर कितने गुणसूत्र होते हैं आपके, 46। ये किस बेसिस पे कहा कि 46 होते हैं, 47 क्यों नहीं होते। तो देखो, अब जब लैंगिक जनन होगा तो होगा क्या, जब लैंगिक जनन होगा तो गुणसूत्र किस अवस्था में आ जाएंगे, n यानी 23 हो जाएंगे। ठीक है। अब क्या होता है लैंगिक जनन, अगर मनुष्य की बात, इस चीज को समझ लो ताकि फंजाई इजी हो जाए। मनुष्य की बात की जाए, 46 गुणसूत्र उपस्थित है अपने अंदर। जब लैंगिक जनन होता है तो आधे गुणसूत्र मम्मी से आते हैं और आधे पापा से, आधे माता से आएंगे और आधे पिता से आएंगे। तो 23 तो किससे आए, मम्मी से आए, और 23 ही किससे आए, पापा से आए, और टोटल कितने हो गए आपके, 46। ठीक है। इसीलिए कह सकते हैं कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि लैंगिक जनन में क्या होता है, 2 लिंग होते हैं, एक नर होगा एक मादा होगा, और उन दोनों का उतना ही महत्व होता है। ठीक है। तो लैंगिक जनन में अपन ये क्यों कह रहे हैं कि फंजाई में लैंगिक जनन हो रहा है, एक तो गुणसूत्र फिक्स रह रहे, दूसरी बात है 2 प्रकार के विभाजन होते हैं।
कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं। कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपने 9th में पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, और भी छोटी क्लासों में नाम तो आते ही आते हैं। तो जो कोशिका विभाजन होता है वो 3 प्रकार का होता है। अर्धसूत्री, पहला होता है असूत्री, दूसरा होता है समसूत्री, और तीसरा होता है अर्धसूत्री। असूत्री का मतलब देखो, जो निम्न कोटि के, जब भी आपके कोशिका विभाजन होगा, दूसरा नाम लिखूंगी, अगर जनन होगा तो कोशिका विभाजन। देखो, कोशिका विभाजन का मतलब ही क्या है? कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाएगी। अब कोई जीव क्या कर रहा है? नया जीव बना रहा है, तो विभाजन तो करेगा ही करेगा, नहीं करेगा तो उस नए जीव को कोशिका कहाँ से देगा? सपोज कोई जीव कोशिका विभाजन ही नहीं कर रहा और नया जीव बना रहा है, तो कोशिका कहाँ से लाएगा? कुछ जैसे सपोज मेरे पास 100 कोशिका है, अब मैं कोई नए जीव का निर्माण कर रही हूँ और कोशिका विभाजन नहीं करूंगी तो मैं कहाँ से दूंगी? अगर मैंने विभाजन करे बिना अपनी कोशिका दे दी तो मैं मर जाऊंगी, तो वो जीव पैदा नहीं होगा। तो कोशिका विभाजन, जनन में कोशिका विभाजन होता है। अलग अलग जीवों में अलग अलग कोशिका विभाजन। असूत्री विभाजन सिंपल जीवों में होता है, जैसे फंजाई है। फंजाई में क्या होगा? जैसे ये फंजाई है, इसमें असूत्री विभाजन हुआ, ये 2 में टूट गया और 2 फंजाई बना ली। फिर आता है समसूत्री विभाजन, अपन इनको डिटेल से पढ़ेंगे, एक बार समझ लो। समसूत्री में क्या होगा? गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी। गुणसूत्रों की संख्या समान, जैसे अपने शरीर में 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। अपने शरीर में 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। कौन कौन सी? 2 प्रकार की सेल लिख देती हूँ, कोशिका को सेल कहते हैं। एक होती है कायिक कोशिका, दूसरी होती है जनन कोशिका। कायिक कोशिका, दूसरी होती है आपकी जनन कोशिका। समझो इस चीज को। कायिक का मतलब अपना जो पूरा शरीर है, इसको देही कोशिका भी कहते हैं। पूरी देह में जो पाई जाती है वो क्या कहलाती है? कायिक कोशिका या देही कोशिका। दूसरी है जनन कोशिका, ये सिर्फ जनन अंगों में ही पाई जाती है। जनन अंगों में ही पाई जाती है। नर में जनन अंग क्या होते हैं? वृषण है, ठीक है, एपिडिडाइमिस है, ये सब आप 10th में पढ़े हुए हो। सेकंड चैप्टर में दे रखा था नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में क्या था? अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, ये सारे थे। नर जनन तंत्र में क्या था? शुक्राशय, शुक्रवाहिनी। याद आ रहा है क्या मुझे? तो जो जनन कोशिका होती है वो कहाँ होगी? सिर्फ जनन अंगों में। कायिक कोशिका कहाँ होगी? पूरे शरीर में। जैसे अपने कट गया, छिल गया, तो थोड़े दिनों बाद में वहां से बराबर जैसा पहले था वैसा हो जाता। देखो, परसों मेरे यहाँ से अंगुली कटी थी, ठीक है, कटते ही उसमें से ब्लड आया, थोड़ी देर में वो बंद हो गया, 2 से 3 मिनट में, 1 से 2 मिनट में भी हो सकता है, ठीक है। क्यों हुआ? क्योंकि रक्त ने क्या बना लिया? थक्का बना लिया। थक्का क्यों बनाया? क्योंकि कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? प्लेटलेट्स, ठीक है। अब मेरे जो कटा हुआ था वो वापस लेवल में आ गया, ठीक है। तो यहाँ कौन सा विभाजन हुआ? समसूत्री विभाजन। कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन में समान प्रकार की कोशिकाएं बनती है। अब जैसे मेरे यहाँ कटा, समसूत्री विभाजन हुआ, वापस लेवल में आ गया, मेरे नहीं किसी के भी, ठीक है। तो जैसा था वैसा हो गया, तो क्या हुआ? समान बन गया। तो देही कोशिकाओं में, कायिक कोशिकाओं में होता है समसूत्री विभाजन। अब जो जनन कोशिकाएं हैं, यहाँ विभाजन होता है आपका अर्धसूत्री। जनन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? समझो इस चीज को, अर्धसूत्री विभाजन होता है।
अर्धसूत्री। अब जब आपके 46 गुणसूत्र थे, अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो आधे हो गए। अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो क्या हो गया, आपके आधे हो गए। अगर ये आधे नहीं होते तो 46 गुणसूत्र तो मम्मी के और 46 पापा के। कितने हो गए, 6 6 12, 4 4 8 1 9। कितने हो गए, 92 हो गए। अब इस बच्चे के जो बच्चा हो गए उसके क्या होंगे, 92 92। देख लो आप क्या होने वाला है। तो क्या अपन कभी कह सकते हैं क्या मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं? नहीं होते। अगर ये इसी तरीके से बढ़ता रहता तो एक बार तो हो सकता है 46, जब 23 23 हुए तो 46 में 46 और 46 में कितना हो गया, डबल हो गया। तो फिर मनुष्य का आकार पता नहीं कैसा होता। इसीलिए जनन कोशिकाओं में क्या होता है, आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन कभी भी कायिक कोशिकाओं में नहीं होता है। कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे जैसा था वैसा वापस बना देता। अगर अर्धसूत्री होता तो या तो क्या हो जाता, वहाँ गड्ढा बढ़ जाता, और या क्या हो जाता, दो कोशिकाएं जुड़ के अर्धसूत्री करती तो वहाँ जैसे अंगुली कट्टी वहाँ एक साइड में थोड़ी और रुक जाती। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये अपने आगे भी काम आएगी। अब अपन देखते हैं फंजाई में जो लैंगिक जनन होता है उसको लैंगिक जनन क्यों कहा अपन ने। देखो सबसे पहले क्या होगी, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी, इसको ढंग से समझ लेना। अब देखो अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, चाहे लैंगिक जनन हो चाहे अलैंगिक जनन हो, वहां क्या बन रहे थे फंजाई में, बीजाणु बन रहे थे। बीजाणु ही बन रहे थे ना, लैंगिक जनन में भी बीजाणु बन रहे थे, अलैंगिक जनन में भी बीजाणु बन रहे थे। अब प्लाज्मोगेमी में क्या होगा, प्लाज्मो का मतलब है प्रोटोप्लाज्म। देखो ये आपकी कोशिका है, इसके बीच में केंद्रक है, इधर क्या है, सपोज ये ईआर है, अंत्य पृथ्वी जालिका है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्लोरोप्लास्ट है। इसके अंदर क्या भरा होता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रोटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। इंग्लिश होगा प्रोटोप्लाज्म। देखो प्रोटोप्लाज्म, तो यहाँ एक शब्द आ रहा है प्लाज्मोगेमी। ये प्लाज्म कहाँ से बना है, इस प्रोटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, समझना इसको ढंग से। अब जब फंजाई में लैंगिक जनन होगा, फंजाई में जब लैंगिक जनन होगा, इसको नहीं, इसको तो सिर्फ दिमाग में रखना है। लैंगिक जनन होगा तो दो चल बीजाणु, चल बीजाणु के द्वारा भी लैंगिक जनन होता है फंजाई में। और कौन से बीजाणु देखे थे अपन ने, एस्कस बीजाणु, ऊ स्पोर। तो दो चल बीजाणु हो सकते हैं, दो अचल बीजाणु। यहाँ दो को जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि लैंगिक जनन में दो का होना जरूरी है। लैंगिक जनन में दो का होना जरूरी है, एक नर को बनाएंगे एक मादा। पर निम्न कोटि के जीवों में आप पहचान नहीं कर सकते कि ये नर है या मादा। तो दो चल या अचल बीजाणु क्या करेंगे, आपके पास पास में आएंगे। जैसे ये दो चल बीजाणु है, ये क्या है, इनके स्पर्शांक 10 मिनट बचे, फिर भी ठीक हो गई क्लास है ना। ये इनके स्पर्शांक है, दो चल बीजाणु पास पास में आएंगे। देखो ये पास पास में आए, पास पास में आ गए। अब इनका जो कोशिका द्रव्य है कौन, प्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, इंग्लिश वर्ड यूज कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इनका प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, आपका मिल जाएगा। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगेमी। जब दो चल बीजाणु या अचल बीजाणु
लैंगिक जनन के लिए पास पास में आते हैं। जब दो चल बीजाणु या अचल बीजाणु लैंगिक जनन के लिए पास पास में आते हैं तो उनका कोशिका द्रव्य भी लिख सकते हो, या प्रोटोप्लास्ट आपस में क्या हो जाता, मिल जाता है। इसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी। अब मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको कहते हैं प्लाज्मोगेमी। और ये किस में होगा, लैंगिक जनन में ही होगा। अलैंगिक जनन में प्लाज्मोगेमी नहीं होगा, ये ध्यान रखना है दिमाग में। दूसरा क्या होगा लैंगिक जनन में, एक तो हो गई प्लाज्मोगेमी, दूसरा होगा कैरियोगेमी। कैरियोगेमी देखो 11th अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ लोगे, मेरे हिसाब से पढ़ लोगे, तो अगर जो बच्चा नीट देना चाहता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, ये 70% तो आता है आपका 11th का। 70% किसमें, नीट में 11th क्लास आती है। और 30% कौन आती है आपकी, 12th क्लास। अब देख लो आप, 70% तो आपकी 11th और 30% आती है आपकी 12th। और थोड़ी 11th टफ लगती है, और कहीं भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे 9th का और 11th का सिलेबस ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि वो टफ पड़ती है। आप नोट अब एनालाइज करना कि 9th का जो सिलेबस था वो 10th से टफ था। मैथ देख लो, साइंस देख लो, एसएसटी देख लो, आज बैठ के सोचना इस बात को। 11th अगर अच्छे से पढ़ ली ना, अगर 11th में ईमानदारी से 70% बन रहे ना आपके, तो 12th में 80% बनने से कोई नहीं रोक सकता। 12th ईजी होती है 11th से। ये आपकी बेस है, आपको तैयार कर रहे हैं कि आप आगे चल रहे हो, चल सकते हो या नहीं चल सकते हो, ठीक है। तो दूसरा था कैरियोगेमी, दूसरा शब्द था आपका कैरियो। देखो मैंने एक दिन पहले भी बताया था, कैरियो का मतलब होता है केंद्रक। कैरियो का मतलब क्या होता है, केंद्रक। केंद्रक इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैरियोलॉजी या कैरियोप्लाज्म। तो कैरियो का मतलब होता है केंद्रक। तो जब दो चल या अचल बीजाणुओं के केंद्रक, ये दो चल बीजाणु मान ले, अचल भी मान सकते हो, लो अचल मान लेते हैं, ये दो अचल बीजाणु हैं, इनके ये केंद्रक है। अगर ये आपस में मिल जाए, अगर ये आपस में मिल जाए, 2-3 फेज में जाके क्या करेंगे, ये आपस में मिल जाएंगे, तो इस विधि को क्या कहेंगे, कैरियोगेमी। तो लैंगिक जनन में प्लाज्मोगेमी होगी और कैरियोगेमी होगी। केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है, कोशिका द्रव्य में। केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है, कोशिका द्रव्य में। अब इसमें एक चीज और होगी, मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन, जो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।